मंगल राज के प्रतीक थे वो सभी आज एनडीए के पहले भी सदस्य थे और अब तो खुल्लम खुल्ला फ्रंट पे लोग हैं। ऐसे जो उम्मीद था उससे ज्यादा हो रहा है। लेकिन 3 साल के काम को आप 9 महीने में चाहती हैं देखना, ये जो संभव नहीं है। शासन लागू होने के बाद राष्ट्रपति शासन का अप्रूवल नहीं कराया जाता। सबसे आश्चर्यजनक है कि देश में सरकार चलाने वाले लोग कैसे लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले ही बिहार के अंदर हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया हुआ है। बाबा बागेश्वर का बयान हो या फिर बीजेपी के विधायक का बयान हो, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बिहार जो है वो हिंदुत्व का राज्य है और देश भारत हिंदू राष्ट्र है। अब इस बयान के बाद सवाल उठने लग गया है कि आखिरकार बिहार के अंदर चुनावों से पहले ही हिंदुत्व के मुद्दे को क्यों हवा दी जा रही है और क्या इस मुद्दे को लेकर आरजेडी के पास प्लान है। बिहार की सियासी तौर पर जो पारा हाई है उसको लेकर बातचीत करते हो। बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ आरजेडी के सांसद, ये कह सकते हैं कि बक्सर के सांसद, बिहार में रहने वाले, बिहार की राजनीति को समझने वाले सुधाकर सिंह जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। समझेंगे कि बिहार की राजनीति इस वक्त किस और बढ़ रही है। इसी के साथ साथ एनडीए वर्सेस इंडिया, कौन सा गठबंधन ज़्यादा मजबूत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सांसद जी, शुरुआत किससे की जाए, क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है, लेकिन बक्सर पर आते हैं। आप बक्सर से सांसद हैं, आपसे पहले सांसद रहे, आपके बाद भी सांसद आएंगे, लेकिन आपने बक्सर की जनता के लिए, बक्सर क्षेत्र के लिए क्या कुछ काम किए हैं, कितना बदलाव आप कर पाए हैं अभी तक? अभी 9 महीना पहले संसद का गठन हुआ है जी। कोई भी ढांचागत सुविधाओं को लेकर, निर्माण को लेकर के एक समय लेता है, लेकिन जो हमारे परियोजनाएं जो स्वीकृत हुई हैं वो तकरीबन 14-15 हज़ार करोड़ के आसपास परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। व्यापक पैमाने पर आप देखें तो सड़कों के जो हाईवेज हैं उसमें बक्सर भागलपुर नया एक्सप्रेसवे हुआ, या बक्सर कोइलवर स्टेट एक्सप्रेसवे हुआ, हाईवे हुआ, बक्सर का बाईपास हुआ, बक्सर बलिया ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ने के लिए न्यू अलाइनमेंट आ गया। हमारे जो पावर सेक्टर में देखेंगे तो चौसा जो बिजली घर है, करीब 800 मेगावाट का एक नया यूनिट आ गया। तो ये सारी परियोजनाएं जो स्वीकृत हुई हैं वो हमारे करीब 14-15 हज़ार करोड़ की हैं। इसमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी आया है जो वेजिटेबल के लिए, प्रमोशन के लिए। तो ये सारी योजनाओं में समय लगेगा, 1 साल, किसी में 1.5 साल, किसी में 2 साल। कई नए फ्लाईओवर हमारे पास सेंक्शन हुए रेलवे में, जो हमारा जो रोड जाम की समस्या, हम बाईपास हमको नए मिल रहे हैं डुमरांव शहर के लिए, धनसोई शहर के लिए। तो ये हमारी सारी योजनाएं जो आई हैं, सेंक्शन हुई हैं, वो कोई टेंडर के स्टेज में है, कोई इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज में है, कोई DPR के स्टेज में है। 9 महीना कोई लंबा कार्यकाल नहीं होता। आप देखेंगे नवानगर में न्यू इंडस्ट्रियल जो SEZ की घोषणा हुई, उससे हमारा नया निवेश आ रहा है। 1200 करोड़ रुपए का कोका कोला, 600 करोड़ रुपए का पेप्सी, 600 करोड़ का JK सीमेंट, और भी कई इंडस्ट्री वहाँ आ रही है। तो एक अलग वो इन्वेस्टमेंट का जो फेज है या ग्रोथ है, तो करीब 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में वहाँ निवेश होंगे। नया ग्रिड की हम लोगों ने व्यवस्था कराया है नवानगर में, जो पावर सेक्टर में जो क्राइसिस थे डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको ठीक करा रहे हैं हम। या जितने हमारे ग्रामीण सड़कें थी जो जर्जर स्थिति में, उसके सभी के एक साथ टेंडर हो गए, जिसमें करीब 700-800 करोड़ रुपए अलग से खर्च हो रहे हैं। तो 6 महीने में सारी हमारी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। तो ये काम जो उम्मीद था उससे ज़्यादा हो रहा है और ये होगा भी, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो प्राइमरी ड्यूटी है उसको हम लोग उसको कभी भी इग्नोर नहीं करते, उसको हम लोग प्रमुखता से करते हैं। जी सर, एनडीए सरकार हो या फिर इंडिया की सरकार रही हो, गठबंधन की मैं बात कर रही हूँ, मुद्दे कहीं रहे। बक्सर की बात करें तो हनन माफिया का मुद्दा सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाया जाता है, शिक्षा हो गई, सफाई जैसे मुद्दे हो गए, इन पर वादे दावे किए गए, लेकिन असल में काम कितना हुआ और क्या आप इन बड़े मुद्दों को बड़े मानकर ही आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं? देखिए, 9 महीने में आप उम्मीद क्या कर रही हैं? 9 महीने में कोई काम को आप सोच रही हैं, शुरुआत नहीं होता है, पूरे होने की बात कहाँ से आ गई? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 साल से कम नहीं लगता शुरुआत करने में। ये भारत के भीतर सब जगह है, कोई बक्सर अलग उसमें केस नहीं है। तो ये आप मान के चले कि 3 साल के काम को आप 9 महीने में चाहती हैं देखना, ये जो संभव नहीं है।
जो चीज़ें होना है वो पूरे होंगी जितने हम लोग कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए 3 साल से 5 साल लगता ही है, वो पूरे होंगे, आपको दिखेंगे। खनन का सवाल बक्सर जिला का नहीं है, एक खनन रोहतास और आरा जिला प्रभावित है, जहाँ खनन व्यापक तौर पे सोन के किनारे होता है। हाँ, लेकिन ट्रक जो ओवरलोड ट्रक हैं वो जो मूवमेंट करते हैं बक्सर कैमूर के जरिए, उससे हमारा ट्रैफिक का कंजेशन भी होता है और एक्सीडेंट भी बढ़ जाता है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू है बिहार के भीतर। नीतीश कुमार के राज में जो माफिया हैं वो हर जगह हैं। हमारे यहाँ जो शराब माफियाओं का ज़्यादा परेशानी में है, बक्सर कैमूर जो यूपी बॉर्डर पे हैं, तो वो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के और बिहार के, तो वो माफिया अलग तरह से ऑपरेट कर रहे हैं नीतीश कुमार के राज में, तो वो उससे हम लोग जूझ रहे हैं। सर, जंगल राज वाला वार पलटवार एक दूसरे पर चलता रहता है बिहार के अंदर, लेकिन उस मुद्दे को लेकर क्या राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देता है? क्योंकि अभी पीएम मोदी भी बिहार होकर आए, उन्होंने भी कह दिया कि जंगल राज और जंगल राज वाले जो नेता हैं वो खुश होते हैं ऐसे कारनामों से। पिछले 20 साल से अगर मोदी जी और नीतीश कुमार का जो टेप रिकॉर्डर है वो फंसा हुआ है, तो आप इस लायक नहीं है, बिहार के लायक। अब जनता इस बात को समझ गई है कि आप नकली नारों और वायदों के जरिए बिहार की सत्ता में आए थे। जो जंगल राज के प्रतीक थे वो सभी आज एनडीए के पहले भी सदस्य थे, और अब तो खुल्लम खुल्ला फ्रंट पे लोग हैं। ऐसे आप अपराधियों को देखें राजनीति में, जो प्रतिष्ठा दिया मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने, वो हमारी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कभी प्रतिष्ठा नहीं दिया। ये अब बिहार की जनता इस बात से वाकिफ़ है कि ये मोदी जी हवाई घोषणाओं के उस्ताद हैं, और नीतीश जी का टेप रिकॉर्डर अटका हुआ है 20 साल पहले, वो अभी भी टेप रिकॉर्डर वही बज रहा है। अब तो महिलाओं के बारे में भी अभद्र भाषा बोलते हैं कि महिलाएं बिहार में कपड़ा कहाँ पहनती थीं। अब ये बात कैसे कहते हैं, किस तथ्य के आधार पे कहते हैं? लोग धनी और गरीब होते हैं, कपड़ों के क्वालिटी अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके से कहते हैं जैसे लग रहा है कि बिहार नया बना है उनके ज़माने में। सर, जिस तरीके से संसद भी चल रही है और आप सत्र में भी हिस्सा ले रहे हैं, सत्र पर आ जाते हैं। पहले मणिपुर का मुद्दा सबसे ज़्यादा चिन्हित वाला मुद्दा कह लीजिए, चिंताजनक मुद्दा कह लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए सरकार को इसकी सुध नहीं है। पीएम मोदी मणिपुर नहीं जाते, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मणिपुर को राष्ट्रपति, जो अभी तक लोकसभा के भीतर सबसे प्रायोरिटी में मणिपुर को उसमें अप्रूवल लेना चाहिए था राष्ट्रपति शासन का, वो न लेकर बजट पेश किया गया। ये हास्यास्पद है। जब हम राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन जब पार्लियामेंट से नहीं है, तो फिर बजट अनुमोदन करने की क्या हड़बड़ी है? एक दिन बाद ले लेते। तो ये सरकार है। दूसरी बात है कि 22 महीने 21 महीने निर्णय लेने में लगा कि भाजपा की जो मणिपुर में सरकार है वो निकम्मी सरकार है, रद्दी लोग वहाँ मुख्यमंत्री हैं। ये भाजपा को समझने में 21-22 महीने लगे। क्या इसके लिए भाजपा माफ़ी मांगेगी? क्या इस दौरान हुई हत्याओं, आगजनी और पलायन पर माफ़ी मांगेंगे? जब बजट को हम लोग देख रहे थे तो इन चीज़ों की वहाँ चर्चा नहीं। आप देखे होंगी कि एक सप्ताह पहले फ्री मूवमेंट की बात हो रही थी कि मणिपुर में रोड मूवमेंट हो, फ्री मूवमेंट, लेकिन आज भी गतिरोध बना हुआ है। इसलिए गतिरोध बना हुआ है कि आप जिस कल्प्रिट के जरिए वहाँ शासन चला रहे थे, वो कल्प्रिट को हटाने के बाद भी वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में वो सक्रिय रूप से इन्वॉल्व है, इसीलिए वहाँ परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी को यूक्रेन और रसिया का युद्ध दिखाई देता है, लेकिन भारत के भीतर युद्धग्रस्त इलाके उनको नहीं दिखाई देते। तो उनके पास मैं मानता हूँ कि मोतियाबिंद हुआ है, जो आँख में नहीं दिखाई देता उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। तो भाजपा वाले लोग को मोतियाबिंद हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी को मोतियाबिंद हुआ है, तभी तो दिखाई नहीं देता। और मोतियाबिंद 2 तरह का होता है, एक दिन में नहीं दिखाई देता, एक रात में नहीं दिखाई देता। तो मोदी जी वाला कौन है कि यूक्रेन युद्ध दिखाई देता है, लेकिन भारत में मणिपुर उनको नहीं दिखाई देता। तो वो उनका एक अलग समस्या है जिसका समाधान देश की जनता ही करेगी। जी, और मणिपुर ना दिन में दिखाई दे रहा और ना ही रात में दिखाई दे रहा है। सर, एक राज्य है मणिपुर जो हिंसा से ग्रस्त है, एक दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश जहां
धार्मिक तनाव को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। होली बनाम जुम्मा, ये आप देख रहे हैं कि इस पे सियासत खूब हो रही है, लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि आखिरकार क्या ये टेस्टिंग की जा रही है चुनावों से पहले कि हिंदुत्व का मुद्दा कितना गरमाया जा सकता है और कितना भुनाया जा सकता है? ये भाजपा के बारे में सबको मालूम है कि हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व के आधार पे वोट मांगते हैं, वो काम पे मांगते भी नहीं। लोकसभा में हारे यूपी में, बिहार में भी हारेंगे। ये सुनिश्चित हार के भय से इस तरह के प्रोपेगेंडे को फैलाते हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से यूपी बिहार के लोग समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। वो जानते हैं कि जो वास्तविक परिवर्तन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के जरिए और वो सत्ता के जरिए होगा। ये जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, ये मुगालते में हैं कि एक काठ की हांडी दोबारा चढ़ेगी, ये भूल जाए लोग। बिहार में तो ऐसे भी नहीं, यूपी में तो चुनाव के लोकसभा के दौरान ही वहाँ पे हारे, आधी से कम सीटें एनडीए जीता और इंडिया गठबंधन आधी सीट से ज़्यादा जीता। तो ये जो कर रहे हैं उसके परिणाम और ख़राब होंगे, भाजपा के लिए सुखद नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन सर क्या होली बनाम जुम्मा करने से जो 80-20 वाला नारा है योगी आदित्यनाथ का, क्या उसी नारे को दोबारा से जोर देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि इसकी चिंगारी बिहार तक भी पहुंची हुई दिखाई दे रही है। हम लोग तो 80-20 का लड़ाई लड़े ही हैं। 80% वो लोग किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान जो लोग हैं, और दूसरी तरफ जो हिंदुत्व की राजनीति खाए घाए लोग 20% लोग। तो ये 20% की राजनीति भाजपा करती है, खाए घाए लोगों के लिए नारे गढ़ती है, चूँकि उनको रोजगार की चिंता नहीं है, उनको कृषि की चिंता नहीं है। लेकिन जो 80% जो कॉमन मैन है, जिसकी प्रतिदिन आमदनी 60 रुपये से कम है प्रतिदिन, ऐसे लोगों के लिए भाजपा के एजेंडा में उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो इसीलिए 20% की वो बात करते हैं। लेकिन सर चुनावी राज्य बिहार, वहाँ जाकर बाबा बागेश्वर भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि देश भारत हिंदू राष्ट्र है। बीजेपी के विधायक है, वो भी ये कह रहे हैं कि जो बिहार राज्य है वो हिंदुत्व का राज्य है और देश तो है ही हिंदुत्व वाला राज्य देश। तो इस तरीके की जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या वहाँ पर सिर्फ जाति व्यवस्था या फिर जातीय जो राजनीति है उसको चैलेंज करने के लिए हिंदुत्व वाला दाव चला जा रहा है? देखिए, जिस आप बकबक ठाकुर की बात कर रही हैं, बड़बोले ठाकुर की बात कर रही हैं, ऐसे लोग बिहार की राजनीति में प्रासंगिक नहीं हैं। यहाँ आडवाणी जी भी गए थे रथ लेके दंगा फैलाने, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और हम लोगों ने बिहार से निकाल दिया था ऐसे दंगाई लोगों को। आगे भी यही इनके साथ यही व्यवहार होगा। आप इसी नारे के साथ 400 पार का नारा भाजपा ने लगाया, आरएसएस ने। लोगों ने पूछा कि ये बताओ कि क्यों 400 पार चाहिए, बस बहुमत के लिए तो 300 काफ़ी है। तो लोगों ने कहा संविधान बदलना है, तो देश के संविधान बदलने वाले को सबक दिया कि 300 से नीचे चले आए, भाजपा अल्पमत में चली आई। बिहार में भी ये जो संविधान बदलने वाले लोग कौन बाबा लोग हैं, ऐसे बाबा लोगों को बिहार इलाज करने जानता है। ये गए हैं, चले आएंगे बारंग। लेकिन सर बिहार एक ऐसी भूमि है जो अपने आप में एक और रुतबा रखती है, फिर एक और पहचान रखती है, जहाँ मैथिली समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग नॉनवेज खाते हैं। ये जो एकता है, जो एक आपसी प्रेम है, और उस प्रेम के बीच इस तरीके का बयान आना, इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा दिया जाना, ऐसे में आरजेडी के पास क्या प्लान है? आप कैसे हिंदुत्व वाली राजनीति को बिहार के अंदर रोक पाएंगे? देखिए, बिहार सांस्कृतिक सामाजिक रूप से समृद्ध परंपराओं का राज रहा है। एक ही कम्युनिटी, कहीं शाकाहारी है कहीं मांसाहारी है, एक ही कम्युनिटी। कोई नास्तिक है कोई आस्तिक है, एक ही कम्युनिटी। हम लोग तो कबीर को भी मानते हैं, लोग बुद्ध को भी मानते हैं, महावीर को भी मानते हैं, एक ही कम्युनिटी। ये फर्क नहीं पड़ता। हम दुनिया को रास्ता दिखाए हैं धार्मिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे। उसको कोई गुजरात का आकर के और कोई मध्य प्रदेश का बाबा समझाए। हम लोग रोज़ नेता पैदा करते हैं बिहार के लोग। ये इस मुगालते में है कि इन नारों के चलते कुछ उनका भला हो जाएगा, अब परिणाम आएगा। तो बिहार को अगर बदलना है, अगर मोदी जी को लगता है कि हमको संघर्ष में बिहार में रहना है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की घोषणा करनी होगी। तो लोगों आपके वायदों पर विश्वास होगा। और नहीं, अगर आप नए नारों के साथ आ रहे हैं तो पुराने जो जुमले हैं उसी श्रेणी में आप चले जाएंगे।
आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य, सबसे गरीब राज्य, सबसे ज़्यादा पलायन वाला राज्य, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कम, जहाँ उद्योग नहीं, हमारे शैक्षणिक संस्थाओं की भारी कमी, जहाँ हमारे हॉस्पिटल नगण्य है, उसमें मोदी जी आपका क्या योगदान है? उसकी चर्चा नहीं करते। सीता माँ की मंदिर बनेंगे, आपके चाहने नहीं चाहने से नहीं बनेंगे, श्रद्धालुओं की आस्था से बनेंगे, चंदे से बनेंगे। राम मंदिर भी अयोध्या चंदे से बना, भारत सरकार के फंड से नहीं बना। इस मुगालते में नहीं रहना। लेकिन जब एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात आती है तो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय आनंद में जाता है गुजरात में, और बिहार को क्या मिलता है? झुनझुना पकड़ाया जाता है। झाल बजाने की बात कही जा रही है कि आप झाल बजाइए। तो ये बिहार के लोग एक एक आदमी समझ रहे हैं, इनके झांसे में नहीं आने वाले। बाकी कोई कह रहा था कि हम डेरा डालेंगे, आइए डेरा बहुत लोग डाले हैं, आप भी डाल लीजिए, वहाँ रहिए। और अभी भी बिहार का बजट सामने है, उस पर भी आपने आरोप और सवाल उठाए। क्या कमियां लगी आपको कि बिहार का जो बजट है वो पूर्ण तरीके से बिहार के विकास के लिए कम है, या फिर इस बार भी सिर्फ लॉलीपॉप झुनझुना पकड़ा दिया गया है? देखिए, आईवास है। आप देखेंगे बजट में बिहार में ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट फंड बनाया गया वित्त विभाग के अधीन, और उस पैसे को नीतीश कुमार जी के जो निजी सचिव हैं दीपक कुमार, उनकी बेटी ईशा वर्मा को जो कंपनी बनाई है बोधि एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें वो पैसा डाइवर्ट करने का षड्यंत्र चालू, जिसके बारे में मैंने खुलासा किया कि कैसे बिहार में एक दीपक कुमार वित्त विभाग के नियमों को बदलने के लिए, तोड़ने के लिए 4 दिन पुराना जो वित्त सचिव लोकेश सिंह को हटा करके नया आनंद किशोर को वित्त सचिव बनाया जाता है, जो बिहार में मेधा घोटाले के अभियुक्त में से एक है। टॉपर घोटाला जो बिहार में हुआ था, जिसको अपना नाम नहीं बोलने आ रहा था, वो टॉप किए थे। ऐसे लोग, टेंटेड लोग, भ्रष्ट लोग को वित्त सचिव बनाया जाता है, और किस तरीके से बिहार के कानून को तोड़ा जाता है। जो बजट कैबिनेट से सैंक्शन होना चाहिए, जो बजट सरकार से अप्रूव होना चाहिए, एक अधिकारी अपने कलम से दस्तखत करके वो बजट बना के और किसी को दे देता है, जिसके पास कोई दक्षता नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है टेक्निकल, जिसके पास वित्तीय क्षमता नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार को नहीं आएगा। तो एक तरह से बिहार में जो बजट है वो अधिकारियों के अपने लूट खसोट के लिए बजट है, बिहार के किसानों के लिए नहीं, छात्रों के लिए नहीं, बेरोजगारों के लिए नहीं, किसानों के लिए बजट नहीं है। जी सर, जैसे ही बिहार की चुनाव की चर्चाएं तेज होने लगी, तब ऐसे में एक और चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा होंगे, या फिर नीतीश कुमार की हालत महाराष्ट्र जैसी होने वाली है। आप क्या आकलन करने वाले हैं? आपकी क्या भविष्यवाणी? पद पर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर आज हैं, लेकिन उनकी हालत तो बहुत ख़राब है। डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर दीपक कुमार हैं। अब तो नीतीश जी को ये मालूम ही नहीं कि किस फाइलों पे उनसे क्या चीज़ दस्तखत करा लिया गया। अब वो बहुत ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और उनसे आप देखेंगे कि तो लगातार ऐसे आदेश निकाले जा रहे हैं जो उनसे अब पूछने पर उनको मालूम नहीं रहता कि हमने किस आदेश पर दस्तखत किया। तो बिहार में नाम के मुख्यमंत्री हैं, असल मुख्यमंत्री वहाँ दीपक कुमार हैं। तो क्या बीजेपी ने अपना मोहरा बना लिया नीतीश कुमार को अपनी तरीके की राजनीति करने के लिए? नीतीश कुमार मोहरा नहीं है। नीतीश कुमार तो सच में आज कुछ भी नहीं है। भाजपा गैर संवैधानिक तरीके से एक अधिकारियों को नियंत्रित करके बिहार सरकार पे एक तरह से कब्जा कर लिया है, नीतीश कुमार पे कब्जा कर लिया है। नीतीश कुमार को कब हटा दिए जाएंगे इसकी घोषणा रातों रात कर दी जाएगी। और दिल्ली का जो तरीका है कि जैसे जादूगर टोपी से कबूतर निकालता है, उसी तरह से मोदी जी अपने हेड से चीफ मिनिस्टर निकालते हैं, जिसको सुबह तक नहीं मालूम होता, शाम तक नहीं मालूम होता है कि कौन व्यक्ति चीफ मिनिस्टर। और लोग पूछते हैं किस योग्यता से बना, पहली बार एमएलए बने हैं, आपको जनता ने कोई जानते नहीं। ऐसे लोग, भले लोग चीफ मिनिस्टर किसी भी दल में बनते थे, अनुभवी लोग बनते थे, लंबे संघर्ष के बाद बनते थे। अब तो जिसको मोदी जी और साहब जी खुश हो गए उसको
मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन इसी के लिए मोदी जी कहते हैं कि हमारी पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान है, जगह है। एकदम निकम्मे लोगों का, वो छोटे जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसको निकम्मे लोगों को कहना चाहिए शब्द, कि हर निकम्मे का सम्मान है भाजपा में। हर काम करने वाले का कोई सम्मान नहीं है भाजपा में। निकम्मे लोग जितने लोग हैं उनके लिए बहुत सम्मान है मोदी जी की नज़र में। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल जो कि ज़रूरी बन जाता है खासकर बिहार की राजनीति को लेकर, जब भी पीएम मोदी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वहाँ जाता है तो गांधी परिवार और लालू परिवार पर एक हमला ज़रूर करता है कि परिवारवाद राजनीति में सबसे ज़्यादा इन्हीं परिवारों ने फैलाया है। हालांकि दूसरी तरफ हम एक और चीज़ देखें तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता ऐसे जिनका परिवार राजनीति में खुलेआम देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो हमला है इसका जवाब क्या दे नहीं पाते, या फिर वो क्षमता नहीं है, क्या कारण है? बिहार की जनता तय करती है कि कौन नेता रहेगा। टिकट परिवार के नाम पे मिल जाने से कोई नेता नहीं हो जाता। जिताने की जिम्मेदारी जनता को है। बहुत लोग को परिवार में टिकट मिलता है, लोग हारते हैं चुनाव, जीतते हैं भी कुछ लोग जो संघर्षशील हैं, मेहनती हो, जीतते हैं, बाकी लोग हार जाते हैं। तो ये कहना भाजपा में 100 परिवार है, गिनती नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा सांसद हैं, रमन सिंह के बेटा सांसद थे, साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा अभी उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। तो ये अगर मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को मोतियाबिंद होता है और बाकी लोगों को ये मोदियाबिंद है जो दिखाई नहीं देता। अभी दिल्ली के ही परिणाम को देख लें, जिसके पिता मुख्यमंत्री थे उसी के बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे लोगों का क्या जवाब देना है? बिहार में क्या आरजेडी सरकार बनाने जा रही है? निश्चित तौर पर हम लोग बहुत कम संख्या से चूके थे, वह भी बेईमानी हुआ था, सभी देश के लोगों को मालूम था। अधिकारियों ने रातों रात सर्टिफिकेट हमारे 1 दर्जन लोग का छीन लिया था। इस बार हम लोग पुख्ता व्यवस्था के साथ है, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे और अपार बहुमत के साथ सरकार बिहार में बनाएंगे। धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे साथ बिहार राज्य सरकार में पूर्व मंत्री और मौजूदा समय में बिहार से सांसद सुधाकर सिंह जी थे, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे बिहार की राजनीति को लेकर। इस बातचीत को लेकर आपकी राय क्या, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।